हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जीएस वर्ल्ड कोचिंग की तरफ से जो यूपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज दी जा रही है उसका टेस्ट नंबर 1 आज आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे उन सभी प्रश्नों पर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट होंगे। 150 प्रश्न होंगे जिनमें करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट, उन सभी प्रकार के प्रश्नों को इसमें कवर किया जाएगा। तो आइए मित्रों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें और जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यूपीपीएससी टेस्ट सीरीज आप सभी के साथ में इसी प्रकार से सॉल्व करता रहूँगा। आप इसको अगर ऑफलाइन देना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से इसका PDF प्रिंट निकलवा कर आप ही घर पर बैठकर दे सकते हैं। तो आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार सृजन का % है। तो पहले तो याद रखना कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है। तो दोस्तों, कृषि और कृषि से संबंधित घटनाएं या जो कार्य हैं वो सब के सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो कृषि में कितने % लोग जुड़े हुए हैं? तो वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र में 58% लोगों का भागीदार है। तो ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न है कि गुटेन वर्ग असंबद्धता किन्हें अलग करती है? तो दोस्तों याद रखेंगे, गुटेन वर्ग असंबद्धता अलग करती है बाह्य, अंतरम और मेंटल को। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना मापा जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, पृथ्वी का जो औसत घनत्व मापा जाता है 5.5 मापा जाता है। इसी बीच चौथा प्रश्न आप सभी के सामने है कि सैन एंड्रियान्स भ्रंश निम्न में से किसका घोतक है? तो साथियों याद रखेंगे, ये किसका घोतक है? तो प्लेट का फारच्छी किनारा का। तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए कथन और कारक के रूप में प्रश्न दिया गया है। कथन है कि भारत में उच्च गहनता की भूकंपीय मेखला हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। कारक, हिमालय क्षेत्र में अनुदैर्घ्य उत्क्रम की मेखलाएं हैं। तो याद रखेंगे, यहाँ पर जो आंसर होगा वो पहला और दूसरा दोनों ही सही हो जाएंगे, परंतु आर एक की व्याख्या नहीं करता, तो अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न देखिए आप सभी के बीच। ये कह रहा है कि स्टेलेक्टाइट एक स्थलाकृति है। तो दोस्तों याद रखेंगे, स्टेलेक्टाइट किसकी एक स्थलाकृति है? तो ये दोस्तों कार्ट्स भूदृश्य की स्थलाकृति, ऑप्शन नंबर डी। सातवां प्रश्न आप देखेंगे कि वायुमंडलीय गैसों के प्रतिशत के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सा सही क्रम है? तो दोस्तों जो वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं उनके बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है। तो देखिए, सबसे जो कम गैस पाई जाती है वायुमंडल में वो आपकी जीनोन पाई जाती है। ठीक है, जीनोन। और ये जीनोन कितनी पाई जाती है? तो 0.0000 आप याद रखेंगे 4 जून और 1% इतनी पाई जाती है आपकी जीनोन। फिर दूसरी गैस आपकी हीलियम, ये वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? तो याद रखेंगे ये पाई जाती है 0.005%। 0.005% आपकी हीलियम पाई जाती है। फिर आपकी आती है CO2, जिसको हम कहते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पाई जाती है 0.03%। फिर उसके बाद आती है आपकी अगली गैस आर्गन। आर्गन कितनी पाई जाती है? 0.93%। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी आप याद रखेंगे। आर्गन गैस का % याद रखेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का % याद रखेंगे। हो सके तो जो वायुमंडल में गैस पाई जाती हैं 6-7 गैसों के आप ज़्यादा जो पाई जाते हैं उनको याद रख सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20.93% यानी 21% के आसपास, आर्गन 0.931% के आसपास। ठीक है, हीलियम आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न कह रहा है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रथम विकिरण दिया गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे, ये आपका दिया गया था किसके माध्यम से? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोसेफ फोरियर द्वारा। इसी बीच अगला कि निम्न में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? यानी आपको पता है कि वायुमंडल में जो परतें पाई जाती हैं वो टोटल 5 पाई जाती हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनका अनुक्रम यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो सबसे पहले जो वायुमंडल की परत पाई जाती है इसको कहा जाता है ट्रोपोस्फीयर, अर्थात क्षोभ मंडल। इसका दूसरा नाम है परिवर्तन मंडल, जिसमें सारी घटनाएं परिवर्तित होती हैं। आंधी का आना, तूफान आना, बारिश होना, ये सारी की सारी घटनाएं आपके क्षोभ मंडल में होती हैं। उससे थोड़ा ऊपर जाओगे तो ये पड़ती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको हम कहते हैं समताप मंडल। उससे ऊपर आप जाओगे तो इसको कहेंगे मध्यम मंडल यानी मोनोस्फीयर। तो आप देखोगे ये आपकी जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपको 9वें प्रश्न का, यही आपका सही हो जाएगा। देखो, परिवर्तन मंडल, उससे ऊपर आपका समताप मंडल, फिर मध्यम मंडल, उसके बाद ताप मंडल यानी आयन मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल। तो ऑप्शन सी। इसी बीच 10वां प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण बहु प्रक्रिया है।
किसकी? तो याद रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये किसकी बहु प्रक्रिया है? तो विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है, तो ऑप्शन ए। इसी बीच अगला प्रश्न है कि डोल ड्रम किस दाब पट्टी में पाया जाता है? तो याद रखें दोस्तों, डोल ड्रम आपका विषुवतीय निम्न दाब में पाया जाता है, ठीक है, विषुवतीय निम्न दाब। इसी बीच अगला प्रश्न आपका 12वां, देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत कथन आपको बताना है। पहला है कि मग्न महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीप का डूबा हुआ विस्तार होता है, तो ये तो दोस्तों आपका सही हो जाएगा। दूसरा आपका है कि महाद्वीपीय मग्न तट ग्रेनाइट से निर्मित होता है, ये भी आपका सत्य है, आपको सत्य नहीं है वो बताना है। तीसरा कि महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीप का एक भाग होता है, ये भी आपका सही है। चौथा कह रहा है कि सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट अटलांटिक महासागर का है, तो यही दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा है, इसमें देखिए गलती क्या दी गई, अटलांटिक महासागर दिया गया, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए? आर्कटिक महासागर होना चाहिए। कौन सा? आर्कटिक महासागर होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक तरफ देखिए नदी दी गई है और उनसे संबंधित उनके मुहाने दिए गए। जैसे अगर बात करेंगे ओरेनिको नदी की, तो ये इसका मुहाना कहाँ पर है? तो दोस्तों ये अंत महासागर में जाके गिरती है। दूसरी बात करेंगे नाइजर नदी की, तो ये दोस्तों गिनी की खाड़ी में जाके गिरती है। वोल्गा नदी की बात की जाएगी तो ये दोस्तों कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। आमूर नदी की बात की जाएगी तो ये प्रशांत महासागर में जाके गिरती है। इस प्रकार दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जितनी भी नदियाँ दी गई हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, उनके उद्गम, उनके मुहाने याद रख सकते हैं और उन पर संबंधित शहर कि किस नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कथन और कारक के माध्यम से। कथन है कि ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण भारत के जनांगीकी विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। कारण है कि गाँव में स्थानांतरण का मुख्य कारण गरीबी है। तो दोस्तों आपको पता है कि जब लोगों पर समस्याएं आती हैं तो वो शहर की तरफ भागते हैं। इसका रीज़न है कि गांव में गरीबी ज़्यादा है। अपनी गरीबी को दूर करने के लिए लोग शहरों की तरफ रुझान करते हैं, शहरों में बस जाते हैं। तो कथन तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कारण क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 14वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे, फटाफट बताइए। कारण क्या है? सही है। कथन, कथन भी सही है। तो दोनों कथन सही हैं, कथन कारक, परंतु जो कारक है वो कथन की व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है। ए और दो दोनों ही सही हैं, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। इसी बीच अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न एक तरफ देखिए सेल समूह और दूसरी तरफ सेल तंत्र दिया गया है, आपको सुमेलित करके बताना है। आर्कियन की दोस्तों बात की जाएगी तो धारवाड़ क्रम से संबंधित है। पुराण की बात की जाएगी दोस्तों तो ये आपकी विंध्य पर्वत से संबंधित होते हैं, यानी बृहदांचल जो पर्वत श्रृंखलाएँ होती हैं। द्रविड़ियन की बात की जाएगी तो इसका संबंध ऑर्डोविशियन से है। आर्यन की बात की जाएगी तो इसका संबंध गोंडवाना से है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी बीच अगला प्रश्न है कि भारत की जनजातियों के विवरण का निम्न में से कौन सा क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर दिया गया है? अगर आप भारत के मैप को अच्छे से समझे होंगे, आपने अगर भारत के मैप को अच्छे से पढ़ा होगा तो फिर आप इस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर सकते। जब तक आपको भारत का मैप अच्छे से नहीं आएगा तब तक आप इस प्रश्न को कर नहीं सकते, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग भारत के मैप पर थोड़ी पकड़ बनाएं। देखिए यहाँ पर जनजातियाँ दी गई हैं, दूसरी तरफ आपको बताना है कि पूर्व से, यानी इस हिस्से से पश्चिम की तरफ आपको आना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक राज्य पाया जाता है जिसका नाम है नागालैंड। तो नागालैंड में जनजाति पाई जाती है नागा, तो आपकी देखिए नागा जनजाति, ठीक है यहाँ पर। और उस नागा जनजाति के बाद आप देखेंगे इधर थोड़ा आएंगे तो आपका एक राज्य यहाँ पर पड़ता है और इस राज्य का नाम है आपका दोस्तों झारखंड। तो यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? झारखंड में संथाल जनजाति। इस राज्य से थोड़ा और आप पश्चिम की तरफ आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पाया जाता है। तो यहाँ पर आपकी जनजाति पाई जाती है गोंड। और जब आप यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पर एक राज्य पाया जाता है जिसका नाम है राजस्थान, और राजस्थान में जनजाति पाई जाती है भील। तो इस प्रकार पूर्व से पश्चिम आने पर जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागा, संथाल, गोंड और भील। इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम में किस चीज़ का निर्माण होता है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसमें जो निर्माण होता है वो जहाज का निर्माण होता है। पिंजौर की बात की जाएगी तो यहाँ पर मशीन औजार का निर्माण होता है। भद्रावती की बात की जाएगी तो यहाँ पर लोह एवं इस्पात का निर्माण होता है। टीटागढ़ की बात की जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों रेलवे उपकरण का निर्माण नहीं होता, यहाँ पर कागज़ का निर्माण होता है। किसका? कागज़ का, ठीक है। तो याद रखेंगे टीटागढ़ ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है जो आपके कागज़ उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी बीच अगला प्रश्न 18वां कि भारत का
प्रजनन तंत्र संक्रमण तीव्र रहा है, जबकि कारक कह रहा है कि भारत का साक्षरता संक्रमण धीमा रहा है। तो इस प्रकार से जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला तो गलत हो जाएगा और दूसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसी बीच अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 19वां प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में आपको गलत कथन का चयन करना है। यहाँ पर दिया कि सही नहीं है वो बताना है। तो पहले की बात कर रहा, देखिए कि इस समय वायसराय मोंटेग्यू थे। पहला ही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि उस समय मोंटेग्यू वायसराय नहीं थे। वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड था। मोंटेग्यू तो भारत सचिव थे। दूसरा कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो आपसे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा सही है, पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक, इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पंचायती राज संस्थान से ये प्रश्न है। पॉलिटी में अक्सर यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में एक पूछा जाता रहता है। अक्सर प्रश्न जो बनता है वो यही प्रश्न होता है कि जो समितियाँ दी गई होती हैं उनमें किस चीज़ का उल्लेख किया गया, इसके बारे में आपसे प्रश्न बनता है। तो बलवंत राय मेहता की बात की जाए तो इसने जो सुझाव दिया था वो त्रिस्तरीय पंचायत पद्धति का दिया था। अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पद्धति का दिया था। LM सिंघवी ने स्थानीय निकाय से संबंधित सुझाव दिया था। और GV के राव समिति ने प्रतिनिधित्व में तरीके में सुधार दिया था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, फटाफट बताएंगे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए। प्रश्न कह रहा है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है कैसे। तो दोस्तों ये सिद्धांत किसके नाम से जाना जाता है, सार्वभौमिक सिद्धांत के नाम से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 22 में कि निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा दी थी कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। जी हाँ दोस्तों, जो प्रस्तावनाएं हैं वो संविधान का भाग है। तो ये दोस्तों बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ राजनीतिक पार्टियां दी गई हैं और दूसरी तरफ उनके गठन का वर्ष दिया गया है। तो यहाँ पर आप सुमेलित करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे CPI पार्टी की। तो दोस्तों याद रखेंगे CPI पार्टी की जो स्थापना होती है वो किस वर्ष होती है, 1920 में होती है CPI पार्टी की स्थापना। ठीक, चलिए समझते हैं इसको एक एक करके। देखिए CPI पार्टी की स्थापना कब होती है, 1920 में। आगे बात करेंगे CPM पार्टी की। तो CPM पार्टी की स्थापना 1964 में होती है। आगे बात करेंगे AIADMK पार्टी की। तो दोस्तों इस पार्टी की स्थापना 1972 में होती है। और तृणमूल कांग्रेस की बात की जाएगी TMC की, तो उसकी स्थापना 1982 में होती है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आप सभी के बीच का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए विचार करने वाली जो बात कहेगी वो ये है कि संविधान, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर पहला जो कथन दिया गया है कि विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। दूसरा दिया गया है कि कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे, सही नहीं होंगे। यहाँ पूछा कौन कौन से सही है, ना तो पहला सही ना तो दूसरा सही, दोनों ही गलत हो जाएंगे। इसी बीच अगला प्रश्न है आपके तरफ, एक तरफ देखिए विषय दिए गए, दूसरी तरफ आर्टिकल दिया गया है। बात करेंगे कि आर्टिकल 79, तो इसमें दोस्तों संसद का उल्लेख है। 80 की बात की जाएगी तो इसमें राज्यसभा, लोकसभा का उल्लेख 81 में, और सत्र के जो सत्र है उसका 17वां सत्र एवं वेतन 85 में। तो सभी सुमेलित हैं, 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच, अगला प्रश्न है कि सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किया गया है। यहाँ जो संवैधानिक संरक्षण दिया गया वो किस आर्टिकल में दिया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे 310, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्ति या पदावधि से संबंधित जो उपबंध दिया गया वो 310 में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 310 में क्या दिया गया आपको मैं बता चुका हूँ। 311 की बात करेंगे तो यहाँ पर संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया 311 में। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। राज्य की स्वविवेक संबंधी शक्तियों का संबंध किस आर्टिकल में दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि राज्य की स्वविवेकीय शक्तियों का संबंध किस आर्टिकल में दिया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका जो संबंध है वो किस किस आर्टिकल में दिया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे आर्टिकल 239(2) में भी दिया गया है, आर्टिकल 256 में भी दिया गया है, और आर्टिकल 371 में भी दिया गया है। ठीक है, किस किस में दिया गया है, तो आप याद रखेंगे
आर्टिकल 371 भी संबंधित है, 356 भी, 239 भी और 163 भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चारों के चार ऑप्शन सही होंगे। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है वे सब सेब छोड़ा जाता है तो क्या होता है। ठीक है, ये कह रहा है कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब को छोड़ा जाता है तो क्या होता है। यानी कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में गया है और वो चक्कर लगा रहा है, वहाँ से एक सेब छोड़ा जाएगा तो क्या करेगा वो सेब। तो दोस्त याद रखेंगे, वो सेब क्या करेगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान होता रहेगा जिस प्रकार अंतरिक्ष यान घूम रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन क्रम से सुमेलित है, वो आपको टिक करना है, यानी सुमेलित करना है। चलिए आगे बात करेंगे रेडियम की। तो रेडियम का संबंध किससे है, मैडम क्यूरी से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहले का दूसरा। पेनिसिलिन की बात की जाएगी, यानी पेनिसिलिन की खोज तो ये फ्लेमिंग ने की थी, तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। एक्सरे की बात की जाएगी तो दोस्तों रोंटजन हो जाएगा, डब्ल्यू के रोंटजन। और चेचक के टीके की बात की जाएगी तो एडवर्ड जेनर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश तरंग दैर्ध्य के वायु से कांच में जाने पर जो चक्र प्रभावित होते हैं वे हैं। तो याद रखेंगे उनको कहा जाता है तरंग दैर्ध्य और वेग। इसी बीच अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। दूसरा है कि बर्फ एक दुर्लभ चालक है। तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। दूसरा का तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ावा देती है। तो इस प्रकार दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आइए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही, यानी ए गलत और आर सही हो जाएगा। इसी बीच अगला कि दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। याद रखेंगे दो उत्तरोत्तर सुरंग या गर्त के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं, तो उसको दोस्तों कहा जाता है तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी बीच अगला प्रश्न है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का उपयोग होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे क्रोमेटोग्राफी का संबंध है वो किससे है। इसका संबंध दोस्तों एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने की, यानी जब मिश्रण होता है किसी चीज़ का तो उसको अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है वो क्रोमेटोग्राफी तकनीकी के माध्यम से की जाती है। अगला प्रश्न है कि पारद धातु है। तो दोस्तों याद रखेंगे पारद धातु है एक अतिरंगीन मिश्र धातु होती है। ठीक है, पारद धातु अतिरंगीन मिश्र धातु होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे लोहा को एक जनतांत्रिक धातु कहा जाता है। तो आप याद रखें दोस्तों इनमें से किस लोहे की बात हो रही है, तो वो है आपका वी गार्डन चाइल्ड। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में एक नया ढांचा आया जिसको एक विशेष जनतांत्रिक नाम दिया, तो वो थे आपके वी गार्डन चाइल्ड। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के बीच कि प्राचीन भारत में योदैत्य गणराज्य के सिक्कों को सर्वप्रथम किसने सहारनपुर के निकट वेहट से प्राप्त किया था। तो दोस्तों याद रखेंगे सहारनपुर के निकट क्या है, वेहट, यहाँ से सिक्के प्राप्त किए थे। तो वो किस व्यक्ति ने प्राप्त किए थे, नाम याद रखना है कैप्टन कांटले। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जूनागढ़ अभिलेख में उल्लिखित सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर या राज्यपाल कौन थे। तो याद रखें दोस्तों उस समय की बात हो रही है, तो उस समय कौन कौन थे। तो याद रखें दोस्तों पहला आपका सही हो जाएगा पुष्यवुति शुंग, दूसरा आपका यवन तुषास्य, तीसरा आपका सुविखास पहलव, चौथा आपका पर्णदत्त। तो चारों के चारों कथन आपके सही होंगे। अगला प्रश्न है कि गुप्त युगीन अभिलेखों में निम्न में से किस शासक के लिए सर्व राजा क्षेता यानी सभी राजाओं का उन्मूलन करने वाला की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये जो उपाधि प्रदान की थी या ये धारण की थी वो कौन व्यक्ति था। तो उस व्यक्ति का नाम आपसे एग्जाम में कई बार पूछ सकता है कि कौन से व्यक्ति ने इस उपाधि को धारण किया था। तो नाम हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि जीवाणुजन्य रोग से संबंधित कौन से रोग हो सकते हैं। जीवाणुजन्य रोग से संबंधित रोग हो सकते हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर एड्स, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे देखिए एक तो आपका डिप्थीरिया हो जाएगा, एक आपका न्यूमोनिया हो जाएगा और एक आपका कुष्ठ रोग हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे आपके किससे जीवाणु जनित रोग हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2, 3, 4 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। एड्स की बात की जाएगी दोस्तों तो एड्स एक विषाणु जनित रोग है। कैसा? विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर 41वां। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए कि मेटास्टेसिस कैंसर रोग किस स्टेज से संबंधित है। यहाँ पर 4 हैं, पहला स्टेज, दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेज। तो याद रखेंगे यहाँ पर इसका जो संबंध है वो तीसरी स्टेज से है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कैंसर रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है, देखिए पहला कथन क्या कह रहा है कि यह रोग उन सभी अंगों में हो जाता है जिनकी कोशिका विभाजन की क्षमता रहती है। दूसरा है कि यह एक प्रकार की संगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है। तो अब आपको बताना कौन कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों केवल पहला आपका कथन सही होगा। अगला प्रश्न है कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ साथ क्या होता है। तो याद रखें दोस्तों, आर्द्रता बढ़ने के साथ साथ वायु के घनत्व में कमी आ जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यहाँ पर देखिए ये दिया गया है कि यांत्रिक तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है कि इनके द्वारा केवल ऊर्जा एवं संवेग का संरक्षण होता है, द्रव्य का नहीं होता। तीसरा है कि जल की तरंगें, ध्वनि की तरंगें, स्प्रिंग की तरंगें इत्यादि यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं। तो दोस्तों आंसर क्या होना चाहिए, पूछा कि कौन कौन से सही हैं। तो दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि कैफीन जो कि एक मनोस्फूर्तिदायक एवं या मस्तिष्क को, ठीक है याद रखेंगे, या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजन औषधि है का मुख्य स्रोत क्या है। कहने का अर्थ हुआ कि जो कैफीन है यह कहाँ से प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये कोली, फली एवं चाय की पत्तियों से प्राप्त की जाती है, ऑप्शन नंबर सी। इसी बीच अगला प्रश्न है कि आयोडीन का स्रोत निम्न में से क्या है। तो दोस्तों ये तो सब सिंपल प्रश्न है, आप बता सकते हो आयोडीन का स्रोत क्या है। देखिए समुद्री घास भी होती है, डेयरी उत्पादन भी होता है और समुद्री घास तथा सी फूड, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। इसी बीच अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि हेपाटाइटिस बी से प्रभावित होने वाला अंग क्या है। तो दोस्तों याद रखेंगे हेपाटाइटिस बी से प्रभावित होने वाला अंग क्या है। तो ये दोस्तों यकृत हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसी बीच अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, पहला और दूसरा। काला अजार रोग लीशमेनिया नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। दूसरा कि इस रोग का वाहक बालू मक्खी है। अब आपके नीचे कथन दिए गए, आप बताएंगे किस प्रकार इसका आंसर होगा। पहला दूसरा दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही होंगे। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया रोग का कारक है किस प्रकार जंतु से होता है। आपके सामने दिए गए कथन बताइए। प्रश्न कह रहा है कि प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया रोग का कारण है किस प्रकार का जंतु होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसमें लाल रुधिर कणिकाएं तथा यकृत कोशिकाओं का अंत परजीवी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम होता है इसका स्रावन अग्नाशय के माध्यम से होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे प्रोटीन के पाचन में पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये तीनों ही पाचन तंत्र में सहायक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर एक तरफ देखिए मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, आपातकाल और कैबिनेट व्यवस्था दी गई है। दूसरी तरफ वो देश दिए गए जहाँ से इन चीज़ों को हमने ग्रहण किया है, ठीक। तो अब आप बताएंगे इनमें से कौन सी चीज़ को कहाँ से ग्रहण किया गया है, ठीक है। बात करेंगे मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से ग्रहण किए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की जाएगी यानी DPSP की, तो ये दोस्तों हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है। अगर यहीं पर हम बात करें यहाँ पर आपातकाल की, तो दोस्तों आपातकाल हमने जर्मनी से लिया है और कैबिनेट व्यवस्था की बात की जाती है दोस्तों हमने ब्रिटेन से लिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि उच्च न्यायालय है, तो आप बताएंगे उच्च न्यायालय क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि देश में अपील का सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा कि देश में एक समेकित न्यायिक तंत्र का एक भाग। तीसरा कि एकमात्र सक्षम न्यायालय जो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सुनवाई करता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश में एकल समेकित न्यायिक तंत्र का एक भाग है। जी हाँ दोस्तों, जो न्याय तंत्र है या न्यायपालिका है उसका एक भाग होता है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट।
अगला प्रश्न है, राज्यों को दिए जाने वाले विशेष अनुदानों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो मित्रों याद रखेंगे ये किसके माध्यम से किया जाता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं, इनके अंतर्गत मैथिली और बोडो भाषा कब शामिल की गई थी? तो दोस्तों आप याद रखेंगे मूल संविधान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 14 भाषाओं का जिक्र कहा गया था, और वर्तमान संविधान की बात की जाएगी तो यहाँ पर 22 भाषाओं का जिक्र कहा गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया है। अब उन 8 भाषाओं में कौन कौन सी भाषा थी? तो सबसे पहले एक सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। कौन सी भाषा थी? सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और सिंधी भाषा को जो जोड़ा गया था वो आप याद रखेंगे दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो वो था आपका 21 यानी 21वां संविधान संशोधन। और 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये आप याद रखेंगे 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई थी जिसका नाम था बोडो, ठीक है। एक तीसरी भाषा कौन कौन सी थी? के यानी कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया। फिर 4 भाषाओं को जोड़ा गया, वो थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। अब आपसे पूछा गया, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि मैथिली और बोडो भाषाएं कब शामिल की गई थी? तो ये दोस्तों आप याद रखेंगे 92वां संविधान संशोधन हुआ था 92वां, और ये आपका हुआ था, आप याद रखेंगे 92वां संविधान संशोधन 2002, 3, 4, यहाँ पर 4 दिया तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन 2004 के माध्यम से मैथिली, डोगरी, बोडो और संताली इन 4 भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया। इस प्रकार कुल भाषाएं हमारी 22 हो गई थी। इसी बीच अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, तो बताएंगे क्या प्राप्त है? ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि केवल मौलिक न्यायाधिकार, दूसरा है कि केवल परामर्शी न्यायाधिकार, केवल अपीलीय न्यायाधिकार, और ऑप्शन डी सभी। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भुगतान किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है ये भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मंत्रिमंडल को निम्न में से किसका विश्वास खो देने पर इस्तीफा देना होता है? तो यहाँ पर दिया गया पहला तो राष्ट्रपति का, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, आइए। दूसरा ऑप्शन आपके सामने प्रधानमंत्री, तीसरा लोकसभा और चौथा लोकसभा एवं राज्यसभा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में उपबंध है? तो दोस्तों याद रखेंगे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं अनुसूची में, ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे ये संविधान संशोधन था आपका 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मूल अधिकार में जहाँ 7 मूल संविधान में जहाँ 7 मौलिक अधिकार थे वहीं वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन दिया गया है? तो मित्रों याद रखेंगे आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, वर्णन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि भारत में राज्य विधानसभा के चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं या आयोजित किए जाते हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपके भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन ने लोकसभा में संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने के अधिकार की पुष्टि की थी? तो याद रखेंगे दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24वां संविधान संशोधन, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग राज्य को देश में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने का निर्देश देता है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये कौन सा संविधान है, संशोधन है? तो ये हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर बी, DPSP, ठीक है। आर्टिकल की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर आपको पता है कि आर्टिकल 40 हो जाएगा जिसमें किसकी बात की गई है? ग्राम पंचायतों के गठन की। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो पहला कथन कह रहा देखिए यहाँ पर कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है। दूसरा कथन आपके सामने है कि इसका उद्देश्य आम आदमी को राज्य के विकास कार्यों में भागीदार बनाना है। परियोजना की कुल लागत 50% राज्य वहन करेगा, जबकि शेष 50% योगदान इच्छुक लोगों द्वारा किया जाएगा।
तीसरा का संपूर्ण उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है। फोर्थ है कि किसानों को उनके खातों में उपज को बढ़ाने से संबंधित है। तो इस प्रकार दोस्तों याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, आपके केवल 2 कथन सही हैं। अगला उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट का आकार 615,518.97 करोड़ रुपए है। बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से आपको टिक करना है। आपको ये तो 2022 का बजट दे दिया, 2023 का बजट भी आपको याद रखना है कि कितना इस बार अनुमानित किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 1, 2, 3, 4 चारों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी। ठीक, इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मुद्रास्फीति में नियंत्रण किया जाता है। तो दोस्तों बताएंगे किस चीज़ को नियंत्रित किया जाता है। तो याद रखेंगे इसमें किस किस चीज़ को नियंत्रित किया जाता है। एक तो प्रत्यक्ष करों में वृद्धि के द्वारा, दूसरा आप याद रखेंगे सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि के द्वारा, तीसरा आप याद रखेंगे बैंकों में वृद्धि के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा गलत हो जाएगा। 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, जब कोई देश अपनी मुद्रा में अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है इसका क्या प्रभाव होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा का अवमूल्यन करने से क्या होता है, मार्केट में मद्दाई आ जाती है, एक तरीके से सस्ती चीज़ें आने लगती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। यानी आपसे पूछा है कि वो कौन सी विधि है कृषि की जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगी। तो याद रखेंगे उस विधि को कहा जाता है जैविक खेती। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ग्लोबल जेंडर गैप 2022 किस संगठन के द्वारा जारी की गई थी। देखिए इसकी आपको ये भी याद रखना है कि भारत की रैंकिंग कौन से क्रम पर रही थी। ठीक है, इसमें तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी होती हैं। आपसे पूछा गया कि ये किसके द्वारा जारी किया गया था। तो दोस्तों आप याद रखेंगे ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, और 2022 की अगर बात की जाएगी तो भारत की रैंक इसमें 135वें नंबर पर रही थी। 135वें स्थान पर भारत रहा था। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार प्रमुख राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या रही थी। तो दोस्तों याद रखेंगे इस समय उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 7वीं रही थी। इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के बीच, एक तरफ संस्थान दिए गए, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिए गए, सुमेलित करके बताना है। तो आइए सुमेलित करते हैं इस प्रश्न को। ठीक, फिर समझेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे नाबार्ड की। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। तो 12 जुलाई 1982 यानी पहले का चौथा हो जाएगा। ठीक, पहले का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया सिडबी बैंक। तो आप बताएंगे सिडबी की स्थापना किस वर्ष होती है। ठीक है, सारे लोग ये कमेंट करके बताएंगे सिडबी की स्थापना किस वर्ष होती है। फिर हम ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद समझेंगे। तो देखा आपने, हमने देखा कि नाबार्ड की स्थापना कब होती है, 1982 में। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सिडबी की। तो सिडबी की जो स्थापना होती है वो कब होती है, 1990 में। सेबी की बात की जाएगी तो सेबी की स्थापना कब होती है, 1992 में, और इरेडा की 99 में। तो इस प्रकार ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो आप सम्मिलित कर देंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि अप्रैल 2022 में किस राज्य कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। तो दोस्तों याद रखेंगे कैसा वो कौन सा राज्य था जिसने जीन बैंक को मंजूरी दी थी। तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण परिस्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में भूख से प्रभावित लोगों की संख्या घटकर कितनी हो गई है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसमें जो संख्या घटकर हुई है वो आपकी 224.3 बिलियन। ठीक है, 224.2 मिलियन लोगों की ये संख्या रह गई है। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड ने जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 110वें सत्र को भारत की तरफ से किसे संबोधित किया है। तो दोस्तों याद रखेंगे भारत की तरफ से यहाँ पर भूपेंद्र यादव को संबोधित किया है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, क्या विभिन्न पदों पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिलाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। कुछ ऑप्शन दिए गए इनमें से ऐसा कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर 4 महिलाएं दी गई हैं और 4 पद दिए गए हैं। एक एक करके हम समझेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, तो बताएंगे इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा इसका।
देखिए यहाँ पर बात की जाएगी सबसे पहले शांतिश्री पंडित की। तो शांतिश्री पंडित जेएनयू की पहली महिला कौन थी? तो याद रखेंगे वाइस चांसलर थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहले का तो पहला हो जाएगा। ठीक है। धृति बनर्जी की बात की जाएगी दोस्तों, तो धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक थी। तो याद रखेंगे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? फोर्थ वाला। ठीक है। दूसरे की बात करेंगे निमाबेन आचार्य की। तो दोस्तों जो निमाबेन आचार्य थी ये गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। कहाँ की? गुजरात विधानसभा की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? देखिए यहाँ पर आपका दिया ही नहीं है गुजरात विधानसभा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा ये भी। अगला जगजीत पवाडिया की। तो दोस्तों जगजीत पवाडिया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, यानी इसका जो आंसर होगा वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है। ये उत्तराखंड दिया है तो उत्तराखंड गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? गुजरात राज्य होना चाहिए था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जुलाई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? यानी उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये नदी हो जाएगी आपकी काली नदी। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी की बात की जाएगी तो यहाँ पर काली नदी सबसे प्रदूषित नदी हो जाएगी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर राशि दी जाएगी आपकी 2500 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। इसी बीच अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों याद रखेंगे मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत अक्टूबर 2020 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी, मिशन शक्ति कार्यक्रम। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 के अंतर्गत राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक जीवन प्रत्याशा का लक्ष्य कितना रखा है? तो दोस्तों ये लक्ष्य रखा गया है 69 साल, 69 साल। अगला प्रश्न है भारत सरकार के केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ से रिवर रेंचिंग यानी नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये दोस्तों कहाँ से किया गया? ये किया आपका ब्रजघाट गढ़ मुक्तेश्वर से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रजघाट गढ़ मुक्तेश्वर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसी बीच अगला प्रश्न है कि उज्बेकिस्तान में संपन्न शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 में भारत के किस शहर को एससीओ की ओर से वर्ष 2022-23 के लिए पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित की गई है? तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी को पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया वर्ष 2022-23 के लिए। तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए क्या करा है। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत स्थल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो शहर का नाम आपको बताना है। शहर का नाम हो जाएगा नोएडा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के बीच। अगला प्रश्न कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 30 सितंबर को जारी मौद्रिक नीति में रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, जिसके बाद यह 3 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया। कितना हो गया है? तो आप दोस्तों याद रखेंगे अब वर्तमान में कितना हो गया है? तो वर्तमान में 5.9% हो गया, यानी लगभग 6% के आसपास हो गया है। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर दोस्तों खाद्य श्रृंखला आपको बनाना है, कौन सा सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं और ये उसके एनवायरनमेंट के सवाल होते हैं। खाद्य श्रृंखला की बात की जाएगी तो सबसे पहले घास आएगा। घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। तो घास, और घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। टिड्डा को चूहा खा लेता है, चूहा को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। तो इस प्रकार जो खाद्य श्रृंखला बनी वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, इसी बीच अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में कथनों पर विचार करके सही का आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको सही टिक करना है। ऑप्शन आपके ये दिए हैं, 1 सही है, 2 सही है, 1 2 3 सही है, 1 3 4 सही है। पहले आप 4 ऑप्शन पढ़ के आप टिक कर लीजिए, ठीक है, कौन सा सही होगा, फिर उसके बाद आप टिक करेंगे। तो मित्रों फटाफट 4 ऑप्शनों को आप पढ़ेंगे और फिर आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यानी केवल 2 सही होगा। अगला प्रश्न है कि कचरा पदार्थ के विनियोजन की प्रक्रिया में निम्न में से कौन से तत्व यौगिक निर्मुक्त होंगे? तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी तत्व होंगे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने
दोस्तों जो प्रश्न आपके काम का नहीं होता वो मैं इसमें से हटा देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को लगता होगा कि कुछ प्रश्न गायब हो गए, तो वो आपके एग्जाम के हिसाब से ठीक नहीं है, तो मैं उनको रिमूव कर देता हूँ। अगला प्रश्न 96वां के पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द पहली बार किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों आप याद रखेंगे, जो पर्यावरण शब्द था जिसको पारिस्थितिकी कहते हैं, ये शब्द A.G. टॉम्फ्ले के माध्यम से बोला गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। A.G. टॉम्फ्ले यानी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की जो रचना थी वो A.G. टॉम्फ्ले महोदय के द्वारा की गई थी, और इसकी वर्ष आपसे पूछ सकता है तो 1935 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए दिया गया कि 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस के संबंध में कथन कौन कौन से सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 कथन दिए गए, 1, 2, 3, ठीक है। बताएंगे कौन कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है कि इसका आयोजन FAO के तत्वावधान में 2022 के सियोल दक्षिण कोरिया में किया गया था। दूसरा कि इस वर्ष की जो थीम रही थी वो एक हरित स्वास्थ्य और लचीले भविष्य का निर्माण थी। तीसरा कि इसका आयोजन प्रत्येक 6 वर्ष में किया जाता है। अब कथनों की तरफ आगे बढ़ेंगे तो कथन देखेंगे इनमें कौन कौन से सही हैं। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया यानी 1, 2, 3 तीनों के तीनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने देखिए दिया गया है, ठीक। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है। देखिए क्या पूछा है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो बताएंगे दोस्तों कौन कौन से पर्वत हैं जो ब्लॉक पर्वत के उदाहरण नहीं हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले सेरा नेवादा ये आपके USA में, ब्लैक फॉरेस्ट यूरोप में, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में और एनाकोंडा रेंज USA में। ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो ऑप्शन आप सभी लोग देखेंगे 1 सही है कि 2 सही है कि 3 सही है कि 4 सही है, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। ब्लैक फॉरेस्ट नहीं है ये आपसे पूछा है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे एनाकोंडा रेंज जो अमेरिका में है ये ब्लैक फॉरेस्ट नहीं है। बाकी 1, 2 और 3 ये तीनों के तीनों ब्लैक फॉरेस्ट के उदाहरण हैं, ठीक। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि बोथनिया की खाड़ी किन 2 देशों के मध्य स्थित है। याद रखेंगे बोथनिया की खाड़ी किन 2 देशों के मध्य स्थित है। तो ये दोस्तों आपके स्वीडन और फिनलैंड के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के मध्य स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है विक्टोरिया झील किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है। विक्टोरिया झील किन देशों की सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपकी देखिए केन्या, तंजानिया और युगांडा, ठीक है, इन देशों की सीमा पर स्थित है। तो युगांडा, केन्या और तंजानिया, इसमें रवांडा नहीं होगा। तो 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। 1 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य सीधा चमकता है। तो सूर्य सीधा कहाँ पर चमकता है। तो दोस्तों याद रखेंगे जब दिन रात की अवधि बराबर होगी तो सूर्य जो सीधा चमकेगा वो आपके भूमध्य रेखा पर चमकेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि एक तरफ स्थानीय पवनों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ स्थान दिया गया, आपको सुमेलित करके बताना है, ठीक है। तो आइए करते हैं एक एक करके सुमेलित, इनमें से कौन सा किसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे वाइज। तो वाइज कहाँ पर बहती हैं, तो ये दोस्तों फ्रांस में बहने वाली हवाएं हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे ले वाटर। तो ले वाटर कहाँ की हैं, दक्षिण स्पेन की हैं। तो स्पेन आपके सामने दिया गया, दक्षिण स्पेन में बहने वाली हवाएं हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर अगली आपकी टेम्पोरल। तो ये जो टेम्पोरल हवाएं ये कहाँ पर चलती हैं, तो ये दोस्तों आपके मध्य अमेरिका अर्थात अमेरिका में चलती हैं, ठीक है। कहाँ पर चलती हैं ये, अमेरिका में। और सिमूम की बात की जाएगी तो सिमूम आपकी ईरान में चलती हैं, ठीक है। तो पहले का चौथा आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध है। स्थल अवरुद्ध देश आपको बताना है कौन सा है। तो एक ऐसा देश जिसके चारों तरफ भूमि हो, पानी का कोई भी हिस्सा सागर से स्पर्श ना होता हो, स्थल अवरुद्ध देश कहलाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एक देश का नाम दिया गया है जिसका नाम है बुर्किना फासो, ऑप्शन नंबर बी, बुर्किना फासो, ऑप्शन नंबर बी। ये देश आपका स्थल अवरुद्ध देश है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक तरफ जनजाति दूसरी तरफ देश दिया गया है, सुमेलित करके बताना है कौन सा सुमेलित हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे माया जनजाति की। तो ये दोस्तों मैक्सिको और जो आपका ग्वाटेमाला वगैरह है वहाँ पर ये पाई जाती है। तो आप देखेंगे माया जनजाति कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन ए का तीसरा, ठीक। तो ए के तीसरा आपको देखिएगा कहाँ पर होगा तो वहाँ टिक कर देंगे। दूसरा है कि जो आपके सामने देखिए यूपिक जनजाति। तो यूपिक जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों, अलास्का में पाई जाती है। अलास्का अर्थात साइबेरिया वाले क्षेत्र में, पूर्वी रूस के क्षेत्र में।
तो पश्चिमी अलास्का हो जाएगा कि साइबेरिया हो जाएगा? तो याद रखेंगे साइबेरिया अर्थात पश्चिमी अलास्का की तरफ। तो यह ऑप्शन नंबर दूसरे का दूसरा। तीसरा ऑप्शन दिया गया सी का चुकची। तो चुकची जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये दोस्तों साइबेरिया में पाई जाती है चुकची जनजाति। बोअर की बात की जाएगी दोस्तों, तो बोअर जनजाति कहाँ पाई जाती है? याद रखेंगे दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। तो इस प्रकार आप ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ये प्रश्न कि पृथ्वी की जब भी आयु की गणना की जाएगी तो यूरेनियम डेंटिंग विधि से की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित सीटों से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया कि बुलंदशहर, हरदोई, कौशाम्बी, मछली नगर, जालौन, ये आपके अनुसूचित जाति के सुरक्षित सीटों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, हड़प्पा के किस स्थल को निम्न में से व्यापार का चौराहा भी कहा जाता था? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए सुतकांग डोर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसे व्यापार का चौराहा कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन चैल्फेडेंगी औजारों की प्राप्ति स्थल से कहाँ से प्राप्त हुए हैं आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए भागोर, फरायनाहर और आपका ऐसे मादमा। इस प्रकार आप ऑप्शन बताएंगे कौन कौन से वो ऑप्शन हैं जहाँ से इस प्रकार के औजार आपको देखने को मिले हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, ये सारे के सारे हो जाएंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी जगह से मध्यकालीन, ठीक है, चैल्फेनेडी औजारों की प्राप्ति की गई। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के निम्न में से किसने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत शिक्षा के रूप में की थी? ऑप्शन आपके सामने है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था, नाम था फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मराठी भाषा के लिखित निम्न में से किसमें शिवाजी और मराठाओं के इतिहास वर्णित है? तो दोस्तों याद रखेंगे मराठी भाषा में जो लिखा गया एक ग्रंथ है जिसका नाम है बखर। इसमें शिवाजी महाराज और पेशवाओं का इतिहास इसमें उल्लिखित किया गया है। इसी बीच अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानियाँ क्रमशः कौन कौन सी रही थीं? टिक करके बताना है कि कौन कौन सी राजधानियाँ थीं। तो दोस्तों याद रखेंगे, देखिए अग्निगोंडी, विजयनगर और वेनुगोंडा और चंद्रगिरी, ये चार का चार किसकी रही हैं? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में रही हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसी बीच एक और प्रश्न है कि निम्न में से विचार कीजिए, आपको बताना कौन कौन से विकल्प सुमेलित हैं। पहला विकल्प दिया गया है कि 1202 से 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं, चंदावर और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। दूसरा कि 1197 और 98 में इसने बुंदेलखंड के चंदेल राजा परमवर्दी देव को हराकर कलिंजर, महोबा और खुजराहो पर अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार दोस्तों याद रखेंगे कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे, दोनों के दोनों कथन गलत हो जाएंगे। कितने? दोनों के दोनों कथन गलत आपके हो जाएंगे। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसी प्रकार बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी की तरफ, इसका आंसर हो जाएगा ना तो एक ना तो दूसरा, दोनों ही कथन गलत। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर ने महाभारत एवं राजतरंगी का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा करवाया था और कहाँ पर करवाया था? ठीक है, आपको बताना कौन से शहर में करवाया था। तो दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कहाँ पर करवाया गया था। तो ये दोस्तों आपके लाहौर में करवाया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे महाभारत की, तो रज्जनामा नाम से महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया गया था। ठीक है, और दूसरा आपका के जो ये है राजतरंगी, इसका भी तो अनुवाद करवाया गया था। ठीक है, तो इसका संस्कृत ग्रंथों से अनुवाद चेंज करवाकर रामायण का राजतरंगी नाम से करवाया गया था। तो ये दोनों के दोनों जो अनुवाद हुए थे ऑप्शन नंबर सी की तरफ हो जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 120 प्रश्न 121 प्रश्नों को कवर किया है। 150 में से यही 121 प्रश्न वो हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से अच्छे लगे, वो मैंने सारे करा दिए। इसी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। बाकी जो प्रश्न थे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के हिसाब से, तो उनमें समय खराब करना जायज़ नहीं होगा, क्योंकि अब आपके पास समय की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो एक एक मिनट आपको कीमती है। पढ़ाई कीजिए, एंजॉय कीजिए। किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।